गुड आफ्टरनून बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले तो ये हमें क्लियरली था कि स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसके व्हाट आर द एलिमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो किस लेवल पे या किसके एंड से इंप्लीमेंट हो रही है, इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी मैनेजरियल लेवल पर टास्क हायर अथॉरिटी के थ्रू क्या इम्पोज किए जाते हैं या अप्लाई किए जाते हैं, किस पर, मैनेजरियल लेवल पर। सबसे पहले हमें उन की मैनेजरियल टास्क को का डिटर्मिनेशन करना होगा। ठीक है, टास्क जब डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि किस मैनेजरियल लेवल के पर्सन को क्या काम करना है, उसके बाद हम रिसोर्स एनालिसिस करेंगे। रिसोर्स एनालिसिस मींस कि जिस टास्क में जिन जिन रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, जिन टास्क में जिन जिन रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, हम उन रिसोर्सेज को कैसे उनका एलोकेशन करेंगे। ठीक है, लिखा भी हुआ है ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड प्लान फॉर ऑप्टिमम यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है उन पर हमें काम करना है और प्लान भी करना है कि कैसे जो ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज दैट वी हैव ऑलरेडी लाइक एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उनसे हमें किस तरीके से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने रिसोर्स की अपने हमने जहां जहां से भी हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते थे हमने उनकी एनालिसिस कर ली। ठीक है, ये हमारी हो गई रिसोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा स्टेप आया रिसोर्स एलोकेशन का। आफ्टर दैट एनालिसिस देन वी हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन फॉर ईच एंड एवरी टास्क। ठीक है, जिससे कि हम उनका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। रिसोर्सेज के एलोकेशन के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा फाइनली इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप आ रहा है उसको हमें मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हमने रिसोर्सेज के एनालिसिस, सबसे पहले हमने टास्क असाइन कर दिए, आफ्टर दैट रिसोर्सेज की एनालिसिस कर ली, फिर रिसोर्सेज का ही एलोकेशन भी कर दिया। अब हमें जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसका हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है, जिससे कि उसको सक्सेसफुली वी कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, लिखा भी हुआ है एफिशिएंट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेटजीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जब हमने ये सारा कर दिया कि डिटर्मिनेशन हो गया, एनालिसिस हो गई, एलोकेशन हो गया, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, अब हम अपने स्ट्रेटजी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे या उनके बेस्ट यूज के लिए हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रिपरेशन करेंगे। उस इंफॉर्मेशन, जो ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जनरली इसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि जितने भी और फंक्शंस जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में हो रहे होते हैं उन सबसे इसका कोरिलेशन होता है या रेलेवेंसी होती है, और वो सारे फंक्शंस ही ऑलमोस्ट इससे मिलके काम करते हैं। तो ये जो हमारा एमआईएस या क्या हुआ बेटा, बोलो, कोई प्रॉब्लम है? तो ये जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये एक टाइप का एक टेक्निकल प्रोसेस है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है आगे चल के, और उस डिवीजन के अकॉर्डिंग ही एंटरप्राइज में जो जो यूनिट रन कर रही होती हैं वो सारी यूनिट्स उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाती है। ठीक है, अब हमारी क्या क्या इसकी होती है डिवीजन, लाइक पहला होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, लास्ट है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम मींस जो जो काम हो रहे हो, जहां जहां से भी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या जो भी काम बैच के फॉर्म में हो रहा हो, मींस ग्रुप में या लॉट्स में हो रहा हो, उसमें
वो हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो सारी यूनिट्स या वो सारे सिस्टम जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है और जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव उनमें से वी कैन चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड वी हैव टू डिसाइड दिस आल्सो। देन वी यूज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड फाइनली एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज वर्क लाइक जहाँ पे हमारे टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग अपना जो भी फंक्शनिंग या काम करने का जो भी उनका जिस भी तरीके से वो काम कर रहे थे वहां पे हमारा ये सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिपरेशन। और सबसे लास्ट जब हमने अब सब प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ये स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ या स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन किस तरीके से, हम फीडबैक के थ्रू करते हैं। इवैल्यूएशन ऐसे करेंगे कि जो भी हमारा जो कुछ भी हमने काम अब तक किया है उसका हम कस्टमर केयर से फीडबैक लेते हैं। जो भी कस्टमर का फीडबैक रहा होता है उसी को ही हम इवैल्यूएट करते हैं एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिव्यू इट आल्सो that our evaluation is up to mark or not, fine। तो इस तरीके से हमारा इवैल्यूएशन और रिव्यू होता है किसका, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का। बेटा एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का की प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हमारा ये स्टेप है, इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं और बेसिकली काम जो करते हैं या इसके जो डायमेंशंस कह लो या एस्पेक्ट्स कह लो वो बेसिकली 6 सब स्टेप्स होते हैं। या इस काम का ये जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी कुछ एक जो होता है उसको अगेन कुछ प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी 6 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, procedural implementation, resource allocation, structural, functional and behavioral implementation। इस तरीके से जो ये हमारा प्रोजेक्ट मेनली ये जितने हमारे अभी हमने ये जो 6 स्टेप्स का नाम लिया है या सब प्रोसेस का नाम लिया है, ये हर प्रोसेस अपने 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 लेवल पर काम करती है, होती ऑल्दो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बट सबके जो काम करने का जो भी सबको काम होता है एलोकेट या असाइन वो एक दूसरे नेक्स्ट एक्टिविटी से बहुत ही डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप से डील करता है। नेक्स्ट हमने अभी बोला था प्रोजेक्ट प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग या ऑपरेशंस पर, उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारा होता है रिसोर्स एलोकेशन, वो बेसिकली हमारे रिसोर्सेज जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वहां पे जो भी रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं या उनका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उससे रिलेट होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बेसिकली जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के का स्ट्रक्चर होता है या जो भी उसकी डिजाइनिंग होती है उससे रिलेट करता है। फंक्शनल जो होता है वो हमारे पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन से या ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ या जो भी हमारे दैट वी हैव वेरियस फंक्शनल एरियाज उनके वर्किंग से रिलेट करता है। सबसे लास्ट होता है हमारा बिहेवियरल। बिहेवियरल में जनरली जो भी हमारे स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन के साथ हमारे सारे काम होते हैं उससे रिलेट करता है। तो ये जितने भी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ये तो एक शॉर्ट ओवरव्यू टाइप का था। अब डिटेल में बात करते हैं। लाइक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये एक तरीके का अगर इशू की कहे या सब प्रोसेस कहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसकी, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की। इसको हमने नाम दिया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा, प्रोजेक्ट होता क्या है, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारे काम को एक साथ मर्ज करके या कंबाइंड वे में या कंपाइल्ड वे में एक साथ काम करते हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक क्या होता है, टाइम बाउंड प्रोसीजर होता है। जैसे तुम लोगों की एग्जांपल से बात करते हैं, लाइक तुम लोगों की समर ट्रेनिंग होती है, वो क्या है, वो एक टाइप का प्रोजेक्ट ही तो है। तुम लोग समर ट्रेनिंग करोगे,
उसके बाद उसी पर बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाओगे। उस प्रोजेक्ट में तुम्हें ये सब बताना होगा या शो करना होगा कि जो जो तुमने उस समर ट्रेनिंग में काम किया। ठीक है, तो ये सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ हमारे क्या है, प्रोजेक्ट का ही तो पार्ट है। तो अगर हम कहें तो प्रोजेक्ट क्या होता है, सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स, यही तो होता है। जो भी हम काम करते हैं उसी से रिलेटेड हमारा जो भी एक स्टेप बाय स्टेप डिनोट करने का तरीका या डिपिक्ट करने का तरीका होता है, वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट होता है वो टाइम बाउंड भी होता है और उसपे कुछ एक सर्टेन अमाउंट भी हमारा इन्वेस्ट किया जाता है। ये सब हमारा प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड इन द सेंस कि जो जो एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंग हम एक सर्टेन अमाउंट क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी प्री डिटरमाइंड इन्वेस्टमेंट के ही बेसिस पर हम अपने फंड्स का भी अलॉटमेंट करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। और उसी इम्प्लीमेंटेशन में ही क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसी ही ड्यूरेशन में हमें क्या करना होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जिस जहाँ पे प्रोजेक्ट का के लिए यूज हो रहा होता है, वो सब भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है, with the help of projects infrastructure can be developed, implementation of strategies will be dependent on effective execution of projects। ऑब्वियस सी बात है, हमारी स्ट्रेटजीज कैसी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये सब हम इस चीज से ही डेवलप कर सकते हैं या एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अगर हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसी पर ही डिपेंड करेगा हमारी स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, दैट मीन उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीशन में उसकी स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रही हैं, उन सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज विल बी डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। A project essentially has different phases for taking up each phase and approaching the next through step-by-step development process। जो भी एक प्रोजेक्ट होता है उसकी बहुत सारी फेजेस होती है, लाइक सिलेक्शन, फिर जो भी हमारे एलोकेशन होना हो, फिर फाइनल जो भी हमें क्या बोले, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमें डिविजनल यूनिट की जरूरत है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हेल्पफुल होंगी, जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उनका एलोकेशन, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन, देन चेक एंड कंट्रोल। इस तरीके से देखा जाए ये एक दो या दो तीन फेजेस का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट फेजेस का प्रोसेस है या कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि हर फेज में एक प्रीवियस फेज से हम एक आगे फेज बढ़ने पर कोई नए ही असाइनमेंट्स हमारे सामने आते हैं जिनको हमें अकॉम्प्लिश करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या और भी बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसे वेरियस फेजेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना होता है, और उस ये जो ये क्रॉस करने का टाइम होता है प्रोजेक्ट का, एक ईच स्टेप बाय स्टेप, इस बीच हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या होता है, कोई आइडिया बोलो। ओवरऑल हमारा एक मोटिव होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन या मिशन से रिलेटिव टास्क हो, ठीक है, उसको हम क्या करें, कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा लिखा भी हुआ है, प्रोजेक्ट पासेस थ्रू वेरियस फेजेस बिफोर अ सेट ऑफ टास्क कैन बी अकॉम्प्लिश्ड। जब तक कि हमारे जो गिवन टास्क होता है वो जब तक अकॉम्प्लिश हो, तब तक उस अकॉम्प्लिशमेंट के बीच से लेकर तब तक प्रोजेक्ट को बहुत सारी नेसेसरी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए जाना होता है। अब वो स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक हर काम में सबसे पहला जो एक स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग का। ठीक है, बिना प्लानिंग के कोई भी काम हो ही नहीं सकता, और अगर हम उस काम को और सक्सेसफुल चाहते हैं या और हम चाहते हैं कि और सक्सेसफुली वो काम क्या हो, खत्म हो, उस केस में
एक डिटेल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं प्रोजेक्ट के, जहाँ पे उस प्रोजेक्ट प्लानिंग को कवर करना होता है, उन सारे डायमेंशंस को, और उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट आगे मूव कर पाता है, ठीक है, फॉर देयर कंप्लीशन या फॉर इट्स कंप्लीशन। अब जब हमने प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात करी, जब हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे उससे पहले हमें, प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें क्या होगा, स्ट्रेटजीज वगैरह भी कुछ बनानी चाहिए थी, ठीक है, शायद तब हम और सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। इसीलिए लिखा भी है, द फेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन फेज ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ideas generated during the process of strategic alternatives and choice consideration from the core of the future projects that may be undertaken by the organization. मीन्स जो हमारा स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन की एक्सटेंशन की फेज है, ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में ही जो स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन के एक्सटेंशन की फेज है, उस ड्यूरिंग दैट फेज जो भी हमारे स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स को लेके आइडियाज का जो भी जनरेशन हो रहा है, वो मेनली क्या होता है, उसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उसी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, जब प्रोजेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनका अरेंजमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, मतलब किस स्टेप को पहले करना है, किस स्टेप को बाद में करना है, और कितनी लाइनें सफिशिएंट है किसी प्रोजेक्ट के किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए, ठीक है, कितने स्टेप्स नेसेसरी है, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और ये एनालिसिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर होती है, लाइक मार्केटिंग बेसिस पर, टेक्निकल बेसिस पर, फाइनेंशियल बेसिस पर, on the basis of human resource and on the basis of economical basis भी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद ये तो हमारे नॉर्मल, हमने तुम्हें जो बताया ये मेन स्ट्रीम्स हो गए। अब इसके बाद इन मेन स्ट्रीम्स में भी कुछ आगे कैटेगराइजेशन हुआ होगा, ठीक है, लाइक अगर फाइनेंशियल की बात करें, जो डेट की बात हो रही है या कोर कैश की बात हो रही है, ठीक है, या क्रेडिट की या लोनिंग की, जो भी बात हो रही है, ठीक है, वो सब हमें क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले खुद से एक बार देखना समझना होता है, ठीक है। और जो फाइनल फेज होती है वो रिलेट करती है प्रोजेक्ट की डिसबैंडिंग। डिसबैंडिंग का कोई आइडिया है? लिखा भी हुआ है ना, द फाइनल फेज डील्स विद डिसबैंडिंग द प्रोजेक्ट। बताओ, तुम लोग भी बताओ, हम तो सब बता ही देंगे। डिसबैंडिंग माने क्या होता है? बताओ बच्चों। अच्छा, डिसबैंडिंग नहीं पता है तुम लोगों को, कोई आइडिया नहीं है ना? चलो हम बताते हैं। अच्छा, बैंडिंग क्या होती है, इसका तो कोई आइडिया होगा, अगर नहीं पता है अच्छा तो। क्या मैम? ये अभी हमने जो वर्ड बोला है डिसबैंडिंग, डिसबैंडिंग हाँ, क्या मतलब होता है? नहीं पता। डिसबैंडिंग माने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, हिंदी में कहे तो भंग कर देना। मीन्स तुमने प्रोजेक्ट की पूरी एनालिसिस की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर सारा काम किया, डिविजनल यूनिट से सारा काम कराया, सब कराया, अल्टीमेटली जब इवेल्युएशन की स्टेज आई वहां पे तुमने ऐसा पाया कि जो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, अगर इसको तुम यूज में या आगे कंटिन्यूएशन में लाते हो तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो तुम्हारी फर्म के लिए हार्मफुल हो जाएगा। ऐसे केस में व्हाट वी विल डू, वी विल डिसबैंड द प्रोजेक्ट विद द कंपनी और विद द रिलेटेड कंपनी।
फाइनल, फाइन, क्लियर है? बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, ये तो हमारा हो गया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन। जो ये हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका ये प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हमारा बेसिकली क्या होता है, कि हम किसी स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी चीज या किसी भी रूल, कोई भी चीज का जब एग्जीक्यूशन की अगर बात आती है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होते होंगे, रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स होते होंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई अगर लाइक हम अगर वेरियस पॉलिसीज लाइक मॉनिटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, इन पॉलिसीज की अगर बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो जब इनका इम्प्लीमेंटेशन होता होगा, बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस भी तो इनसे अटैच होते होंगे। तो जो हमारे जब कोई स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरेशन में जो भी रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजर फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो सब कुछ हम प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ही डील करते हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ है, दो मैनी प्रोसीजर्स आर सिंप्लीफाइड विद द एलपीजी। एलपीजी समझते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो दो many procedures are simplified with the LPG of Indian economy. Certain procedures are still applicable in the process of strategy implementation. मीन्स ये है कि बहुत सारे काम होते हैं जो एलपीजी स्टेज में ही हो जाते हैं ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट स्टिल कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर ही एप्लीकेबल होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जब ये स्ट्रेटजिस्ट किसी स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, तो उन्हें उन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना पड़ता है। वो कौन कौन से होते हैं, इसमें दे रखा है। लाइसेंसिंग प्रोसीजर, सपोज तुम कोई काम करने जा रहे हो जिसपे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वो काम। फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोसीजर्स, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, किसी एक बाहर की कंपनी के साथ अपना क्या कर रही है, मर्जर कह रही है, या कह लो कि कोई कोलैबोरेट कर रही है, आपस में मिलके काम करने का, उसके लिए। मतलब ये सारे ऐसे काम है जहाँ पे हमें बहुत सारी, हम उन कामों को करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन से क्या होते हैं, दैट वी आर अबाइड बाय द मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इन्हीं सब कामों के लिए हम प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ है, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रोसीजरल फ्रेमवर्क within which the plans, programs and projects have to be approved by the government at the central, state and local levels. Okay? The procedural framework consists of a number of legislative enactments and administrative orders, besides the policy guidelines issued by the government of India from time to time. जितनी भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, रेगुलेटरी प्रोसीजरल फ्रेमवर्क होता है, वो सब कुछ जो भी चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया जाए या कोई और अगर अथॉरिटी है इस टाइप की, वैसे तो बहुत सारी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डील करती है, उसके अलावा भी जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो वहां पे हमारे पास एक आती है सेबी। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें, तो वहां हमारे लिए आता है कौन सा, IRDA। इस तरीके से बहुत सारी हमारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन सब रेगुलेटरी वर्क्स में क्या करती है, हेल्पफुल होती है या बहुत ज्यादा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आएगी, वहां पे हम इस प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। जो ये नोट्स है, ये ऑलरेडी हम शायद ये PDF तुम लोगों को सेंड कर चुके हैं।
तो एक बार ये देखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक अकेला कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक अकेले अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर एंटिटी के तौर पे काम कर रहा हो। उससे बहुत सारी हमारी डिविजनल यूनिट्स काम कर रही होती है, ठीक है, और इन सब डिविजनल यूनिट्स के आपसी सपोर्ट से या इन सब के एक क्या बोल सकते हैं कि इन सब के कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन से ही ओवरऑल इन जो भी हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो जो कुछ भी रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है बिटवीन वेरियस बिजनेस यूनिट्स या डिविजनल यूनिट्स, वो हमारा सब कुछ एलोकेशन सब कुछ हम इसी में देखते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन। देखा भी हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू वेरियस डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड SBUs, strategic business units. Okay. Resource allocation deals with the procurement and commitment of financial, physical, and human resources to strategic tasks for the achievement of organizational objectives. ये तो हमारा हो गया कि हम इसमें करते क्या है। अब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। लाइक रिसोर्सेज का एलोकेशन क्यों जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, खुद ही सोचो कि सपोज तुम्हें एक स्पेशलाइज्ड एरिया है फाइनेंस और तुम्हें उठा के मार्केटिंग का काम दे दिया जाए, तो शायद तुम अपनी 100% प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पाओगे। ऐसे केस में कि मतलब टू असाइन राइट पर्सन एट राइट प्लेस इन द राइट टाइम, इस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, रिसोर्सेज को ऑलरेडी एलोकेट कर देना होता है। जिस पर्सन को जो पर्सन जिस टाइप के रिसोर्सेज से अटैच हो या जिसमें उसे एक्सपर्टीज हो या स्किल्स हो, उसको उसी ही रिसोर्स के एलोकेशन में ही क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, ठीक है। बस बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन होता जो भी है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, टू फुलफिल द विजन और मिशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। तो रिसोर्सेज एलोकेशन का डिसीजन एज सच कोई बहुत ही टिपिकल या टफ डिसीजन नहीं है। ये मेनली सिर्फ इसीलिए है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं वो रिलेटेड डिपार्टमेंट या रिलेटेड पर्सन ही हो, ठीक है। अब इसी में ही अगर हम रिसोर्सेज एलोकेशन को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेट करें तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी इस टाइप की भी स्ट्रेटजीज होती है, तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए जो स्ट्रेटजीज के मेथड दे रखे हैं वो दो ही दे रखे हैं। एक हमारा BCG मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा हमारा बजटिंग सिस्टम दे रखा है। वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसकी डिटेलिंग, पर फिर भी एक बार ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन में बता रहे हैं BCG मैट्रिक्स क्या होता है। सब लोगों ने एक शहर है बोस्टन, नाम सुना है? बोस्टन एक सिटी है, फॉरेन में ही सुना है नाम? बोलो बच्चों, यस और नो तो एटलीस्ट बोलो। तो बोस्टन जो ये सिटी है, यहाँ पर एक बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप काम करता था, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहा गया BCG, ठीक। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप था जिसको शॉर्ट में BCG कहा गया। इन लोगों ने क्या करी, अपने एनवायरमेंट मींस अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट की एनालिसिस की। और ये जो एनालिसिस थी ये क्यों की? अरे जिससे वो अपनी स्वॉट एनालिसिस कर पाए। एनवायरमेंट की एनालिसिस करने से पहले पर्सन अपनी खुद की कंपनी की या खुद की एनालिसिस करता है, ठीक है, कि उसकी क्या कितनी कैसी स्ट्रेंथ है, क्या कितनी कैसी वीकनेस है और किस तरीके से वो इनको कम करके सही टाइम पर सही जगह पर पहुंची जाए, ठीक है। इसीलिए ये जो बोस्टन शहर था इसमें एक कंसल्टेंसी ग्रुप था, ठीक है। इसी का ही शॉर्ट फॉर्म होता है BCG। इसका फुल नेम होता है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। इस ग्रुप ने एक मैट्रिक्स बनाई जो कि मैट्रिक्स 2 डायमेंशन पर बेस्ड थी। मैट्रिक्स बेसिकली एक क्या बोले कर्व टाइप की शेप में जनरेट हुई, ठीक है। तो वो कर्व क्या कहता था, वो बेसिकली जो कर्व था उसमें एक्स एक्सिस पर हमने मार्केट ग्रोथ रेट लिया और वाई एक्सिस पर मार्केट शेयर लिया।
इन दोनों के बीच जब हमने कर्व प्लॉट किया तो मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के बीच, तब क्या होता है कि हमने ध्यान दिया कि जैसे जैसे हम बेसिकली कैसे बोले, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कहीं पे मार्केट ग्रोथ रेट हाई होता है, कहीं पे मार्केट शेयर हाई होता है। तो ये जो बीसीजी मैट्रिक्स थी, इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट थे, ठीक है। इसमें स्टार काउ में भी क्या? ऐसे जिसमें था मैम, इसमें स्टार था और हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन मार्क सही सही बताया। था। स्टार था, क्वेश्चन मार्क था, कैश काउ था और डॉग था। स्टार की जब हम बात करते थे तो वहां पे दोनों चीजें बहुत हाई होती हैं, ठीक है। मतलब मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होता है, मार्केट शेयर भी हाई होता है। अब जब हम उसी के पैरेलल में क्वेश्चन मार्क जो है उस पर आते हैं तो वहां पे हमारा मार्केट शेयर तो बहुत हाई होता है बट मार्केट ग्रोथ रेट लो हो जाता है, ठीक। अब जब हम आते हैं कैश काउ पर, तो कैश काउ में क्या होता है, मार्केट शेयर तो हाई होता है बट मार्केट ग्रोथ रेट कम हो जाता है। और लास्ट जब हम डॉग्स पर बात करते हैं, उस केस में हमारा इधर मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट दोनों ही बहुत ही कम होते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी हमारे कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी हम स्ट्रैटेजी, अगर उस सिचुएशन में हम किसी फर्म में उस स्ट्रैटेजी को इनबिल्ट या क्या बोले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे केस में फर्म के लॉन्च मैम जनवरी की क्लास की नोटिफिकेशन आ गई है हम लोग की। नेक्स्ट क्लास की? यस मैम। ओके, चलो खैर खैर जितना आज बताया है ना बीसीजी मैट्रिक्स, एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके मैम, वैसे भी क्लासरूम पे आपके वो सारे सेंड आपने किए हुए हैं पीडीएफ। हाँ हाँ वो तो है, वो हम अब जब रिवीजन स्टार्ट कराएंगे ना, तब नेक्स्ट रिवीजन से ही आगे के यूनिट्स हम सेंड करेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके मैम। तो ठीक है, फिर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू बच्चों।